बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का सेकंड चैप्टर रेडी। आज के दूसरे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9, टॉपिक नंबर 2, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है जी। तो लास्ट लेक्चर में भी बेटा ऐसे ही था, इस लेक्चर में भी ऐसा ही है कि स्क्रीन के सामने आपके पास बुक भी होती है, हम उसमें से आपको डिस्कस भी कराते हैं, क्योंकि ये कॉलेज का लेक्चर होता तो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा होता और सब कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं चलता ना। तो फिर ये होगा कि ऑटोमेटिकली हम बुक भी सामने रखेंगे ताकि आप लोग अपने घरों में जब पढ़ें तो आपको बच्चा समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। ठीक है जी, अब हम चलते हैं, प्लान करते हैं कि मैकेनिक्स और ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स क्या है। तो स्क्रीन पर आ जाए। अच्छा जी बेटा, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहली जो ब्रांच है ना वो है मैकेनिक्स। ठीक है ना। अब मैकेनिक्स में पहले मैं इसको पढ़ता हूँ, देन उसके बाद वन बाय वन एक चीज समझाता हूँ। ब्रांच ऑफ फिजिक्स मेनली कंसर्न विद द लॉज ऑफ मोशन एंड द ग्रेविटेशन। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या कर रहा है, हमसे क्या डिस्कस करता है, मैं यहाँ पे आपके पास लिख रहा हूँ, देखो कि सबसे पहली ब्रांच हमारे पास क्या थी, मैकेनिक्स। ठीक है। सबसे पहली चीज हम जो इसमें डिस्कस करते हैं वो क्या डिस्कस करते हैं बेटा, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। लॉज ऑफ मोशन का क्या मतलब है कि पहली बात तो मोशन क्या है। मोशन का क्या मतलब है कि कोई चीज मूवमेंट में है फिलहाल, उसे हम मोशन कहते हैं। कोई चीज आपके सामने से गुजर जाए और चल रही है, आप देख रहे हो कि वो अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। मोशन किसे कहा जाता है, मैं यहाँ पे एक लिख सकता हूं कि मोशन क्या है कि बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन। ठीक है। मोशन इसे कहा जाता है कि अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती हुई नजर आ रही है तो मतलब वो मोशन में है। अगर कोई बॉडी अपनी जगह पे रुकी हुई है, चेंज करती पोजीशन चेंज करते हुए नजर नहीं आ रही, तो मतलब हम कह देते हैं कि ये क्या है बच्चा, रेस्ट में। ठीक है। तो अब इसमें दो चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में, कि कोई बॉडी में कितनी तेज जा रही है, उस पर क्या लॉ है। यानी कि आपने, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इस पे न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और भी हैं, लेकिन सिर्फ न्यूटन के ही 3 लॉज हैं। तो मोशन के बारे में हम जो स्टडी करेंगे, उनके लॉज के बारे में स्टडी करेंगे, कौन सी बॉडी कितनी तेज जा रही है, स्लो जा रही है, क्यों जा रही है, किस तरफ जा रही है, जितना कुछ भी है हम किस में डिस्कस करेंगे, मैकेनिक्स में। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें आ सकती हैं हमारे पास। सबसे पहली चीज जनाब हमारे पास आ सकती है, जस्ट लाइक स्पीड को फाइंड करते हैं जनाब हम। ठीक है, वो भी हम यहाँ से फाइंड करते हैं। वेलोसिटी को फाइंड करेंगे, किसी चीज़ की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी का लफ्ज़ अभी छोड़ दें, किसी चीज़ की स्पीड कितनी है, कितनी तेज़ कोई चीज़ जा रही है, ये सब कुछ हम कहाँ डिस्कस कर रहे होंगे, मैकेनिक्स में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे हम चलते हैं, लेकिन मुझे एक सेकंड दे दें, मैं आपके लिए थोड़ी आसानी कर दूँ। हाँ, ओके, गुड हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा शक्ल चेंज करना चाह रहा था। उसके बाद बेटा आ जाता है थर्मोडाइनमिक्स पे। अब थर्मोडाइनमिक्स क्या चीज है? थर्मोडाइनमिक्स सबसे पहली चीज डील विथ हीट और टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। अब ये तीन बातें अलग अलग लिखी हुई है ना, मैं तीनों बातें आपको अलग अलग ही समझाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ किस चीज का बेटा, थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है। अब थर्मोडाइनमिक्स में सब क्या हम डिस्कस कर रहे होते हैं, मैं आपको एक चीज क्लियरली समझाऊं कि सबसे पहला केस क्या होता है कि हम इसमें क्या डिस्कस करते हैं, हीट के बारे में। ठीक है। अब हीट क्या है, हम कहते हैं ना कोई चीज़ हॉट हो गई है, कोई चीज़ ठंडी हो गई है, हीट क्या चीज़ है, हीट किसे कहते हैं, ये सब कुछ हम कहाँ डिस्कस करेंगे, थर्मोडाइनमिक्स में। हीट के बारे में आपको पता होगा कि देखो यहाँ से हीट आ रही है, देखो यहाँ से हीट जा रही है, तो ये सब हीट क्या है, हीट की डेफिनेशन क्या है, हीट की डिटेल क्या है, हीट को कैसे समझा जाएगा, ये सब कुछ हम कहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में। ठीक है। तो एक बात तो हम यहाँ पर, मैं यहाँ लिखता हूँ कि किस चीज के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे। एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये आ गई कि हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा जी, टेम्परेचर, टेम्परेचर किससे क्या क्या, क्या क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। अब आपको पता होगा कि हम थर्मल, वो कहते हैं ना, हम इंग्लिश में एक जुमला कहते हैं, वो जी हमें टेम्परेचर हो गया, नहीं वो टेम्परेचर हो नहीं गया बल्कि टेम्परेचर बढ़ गया।
टेम्परेचर का मीनिंग एक्चुअल में इस वक्त आपका टेम्परेचर कितना है, आप कितने हॉट हैं या आप कितने कोल्ड हैं। तो टेम्परेचर को सादे से वर्ड्स में हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है। यानी कि ऐसी कोई चीज जिसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, उसके बारे में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो किस बारे में कहाँ पढ़ रहे होते हैं हम, टेम्परेचर के बारे, टेम्परेचर यानी थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, फिर एक और चीज भी है थर्मोडाइनमिक्स में, रिलेशन बिटवीन एनर्जी, रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। इसका मतलब क्या कि देखो मैं आपको एक बात बताऊं, रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क, हीट एक फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एक बात तो ये बात याद रखनी है कि हीट क्या है बच्चों, एनर्जी है। और हीट वर्क भी करती है, हमेशा वर्क के लिए हमें क्या चाहिए होता है, देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मैं अगर वर्क करना चाहूंगा तो मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। आप भी अगर वर्क करना चाहोगे तो सबसे पहले आप में एनर्जी होगी तो आप काम करोगे, नहीं होगी तो खुश होकर लेटे रहोगे। इसी तरह हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये भी काम करती है, इसको ये भी चलाती है, ठीक है, और इससे भी काम लिया जाता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, तो बेटा जितने भी हमारे जो फ्यूल इंजन है ना, फ्यूल इंजन कौन से, बाइक, कार, रिक्शा, ट्रक, ये फ्यूल इंजन कहलाते हैं। ये एक्चुअल में हीट इंजन भी होते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, हीट इंजन। हीट इंजन का क्या मतलब कि जो हीट की वजह से काम करते हैं, फ्यूल इनके अंदर बर्न होता है, बर्न होके हीट पैदा होती है और हीट पैदा होके फिर ये काम करते हैं। तो ये सब कुछ हम कहाँ पढ़ते हैं बच्चे, ये सब कुछ हम पढ़ रहे होते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी थर्मोडायनामिक्स में पढ़ रहे होते हैं। गेट द पॉइंट, यहां तक है। बाकी इसका टॉपिक आगे है तो फिर हम उसमें तो ज्यादा पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ ब्रांचेस पढ़ रहे हैं। चलो जी फिर अगली अगली स्टोरी पे चलते हैं। अगली स्टोरी क्या कहती है सर, चलो आ जाते हैं अगली स्टोरी पे। अगली स्टोरी है इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, रेस्ट एंड मोशन। दो बातें आ गई, प्रॉपर्टी किसके बारे में पढ़ना है, हमने चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते हैं, दो बातें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है बेटा, कॉपी पे लिखते रहना थोड़ा ताकि आपको लेक्चर याद भी रहे, फिर समझना आसान होगा। एक तो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज को मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, को कहते हैं ना कि चार्ज है ये आपके पास, तो चार्ज हमारे पास अभी दो तरह के हैं। एक चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है, ठीक है, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, एक मिनट मैं इसे इरेज करता हूं, ठीक हो गया, हाँ जी। उसके बाद हम चलते हैं किसके बारे में, कि देखो बेटा चार्ज हमारे पास कौन सा है, ठीक है, एक चार्ज हमारे पास है कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक मिनट मेरा ये काम नहीं कर रहा तो एक सेकंड रुकिएगा, हाँ। एक एक चार्ज हमारे पास होता है बेटा पॉजिटिव और एक चार्ज हमारे पास होता है नेगेटिव, ठीक है। एक बात, अब पॉजिटिव प्रोटॉन के पास होता है, ठीक हो गया बेटा, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के पास होता है। ये बात थोड़ी बहुत कहीं आपने 7 या 8 क्लास में शायद पढ़ी हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज रेस्ट में भी हो सकते हैं, ठीक है, और होते भी हैं, रेस्ट में भी होते हैं और मोशन में भी होते हैं, रेस्ट में भी होते हैं एंड मोशन में भी होते हैं। तो ये सारी स्टडी हम कहाँ करते हैं चार्जेस के बारे में, कि वो कब रेस्ट में होंगे, वो कब मोशन में होंगे, रेस्ट में होंगे तो क्या करेंगे, मोशन में होंगे तो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह की प्रॉपर्टीज है, ये बच्चा सब कुछ जो है वो हम कहाँ डिस्कस कर रहे हैं, करेंगे अब इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई, चलें जी आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और आ गई, एक और क्या आ गई जनाब, जनाब जनाब वो है मैग्नेटिज्म, ठीक है जी, मैग्नेटिज्म मैं यहां पे लिख लेता हूं, ओके जी, मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब मैग्नेटिज्म क्या चीज है, इसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जनाब मैग्नेटिज्म किसको कहते हैं। स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। अब सवाल ये आ जाता है, छोटी सी आसान से लफ्जों में आपके लेवल पे बताता हूं, वरना तो ये बहुत बड़ी ब्रांच है, और मैं जरा रेड से भी लिख दूं ताकि पता लग जाए कि हाँ भाई ये मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं,
ठीक है, बहुत बड़ी ब्रांच है, लेकिन मैं आपको सिंपल बताऊं, मैग्नेट तो बच्चा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, कि मैग्नेट वो किसी चीज के साथ लगाते हैं तो चिपक जाता है, किसी चीज को दूर करते हैं और फिर और उसकी कोई क्यों चिपकता है, किसी चीज के साथ वो चिपकेगा और किसी चीज के साथ नहीं चिपकेगा। जैसे कि अगर आप प्लास्टिक के साथ लगाएंगे तो नहीं चिपकेगा, जैसे आप वुड के साथ लगाएंगे तो नहीं चिपकेगा, जैसे लोहे के साथ लगाएंगे तो चिपक जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजों के साथ तो वो चिपक सकता है और कुछ चीजों के साथ वो नहीं चिपकता। अब जिन चीजों के साथ वो चिपक सकता है वो क्यों चिपकता है हमें नहीं पता, जिन चीजों के साथ नहीं चिपकता क्यों नहीं चिपकता हमें नहीं पता। यानी हमें तो इतना पता है हाँ ऐसा ऐसा होता है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कि मैग्नेट क्यों बनता है, पहली बात तो ये कि एक चीज क्यों खींचती है, क्यों मैग्नेट है, एक बात, क्यों नहीं चिपकती दूसरी बात, क्यों नहीं क्यों चिपक जाती है ये तीसरी बात। तो ये सब कुछ हम बच्चा कहाँ डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर्स में, जिसे हम क्या कौन सी ब्रांच कहते हैं, मटेरियल। ठीक है, जिसे हम कौन सी ब्रांच कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है, चलें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स पर आ जाते हैं। एटॉमिक फिजिक्स जगह हमने छोड़ी नहीं, लेकिन कोई नहीं, हमारे पास यहां पर है, हम यहां पे लिख लेते हैं एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, हाँ जी, एटॉमिक फिजिक्स किसे कहते हैं, जरा आ जाए हम पढ़ लेते हैं एटॉमिक फिजिक्स के बारे में। ठीक है, और एक मिनट में जरा इसके चेंज कर लें। डील विद द कंपोजिशन, तो पहले मैं लिखता हूं ताकि तुम्हें समझाऊं कि ये तीन वर्ड हमने समझने हैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ओके, स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। तीसरी बात हम क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रॉपर्टीज। सबको एक एक करके समझाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि कुछ रह जाएगा। कंपोजिशन, बनता कैसे है, किस चीज से बना। चलो मैं आपको कंपोजिशन की एक मीनिंग समझाऊं। मिसाल के तौर पे आपने आज पहली दफा खाना चाय बनानी है, ठीक है, अब लड़का भी बना सकता है, कोई बच्ची भी बना सकती है, आपने पहली दफा चाय बनानी है। अब आप तो मुसीबत में आ गए ना, कैसे बनाएंगे चाय, तो उसकी कंपोजिशन क्या होगी, तो उस कंपोजिशन को करने के लिए आपको किसी से पूछना पड़ेगा। तो वो कोई आपसे ये कहेगा, कोई मामा आपसे बताएंगी या बड़ी बहन आ गई, कोई भी घर का बड़ा आपसे बताएगा कि जनाब कंपोजिशन इसकी ये है कि आप कुछ मिल्क ले लें, कुछ पानी ले लें, कुछ चीज़ें ऐड करें, जो भी इसमें हो ऐड होती हैं, देन फिर इतनी देर तक आप इसे हीटअप करेंगे तो ये एक नई चीज़ बन के आएगी सामने। एटम किस चीज़ से बना होता है, कैसे बना होता है, एटम के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। ठीक है, आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा कि एटम के अंदर तीन चीजें मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, अगर ये 7-8 की साइंस में थोड़ा सा जरूर आपने पढ़ा होगा, और सॉरी न्यूट्रॉन। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन चीजों से मिलकर क्या बनता है, एटम बनता है। क्यों मिलता है, कितने एटम, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ये सब चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं बेटा, कंपोजिशन में पढ़ते हैं। फिर है स्ट्रक्चर। हाँ, स्ट्रक्चर मतलब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। एक कहते हैं ना कि बिल्डिंग देखते हैं, कहते हैं वो कितनी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि उसका स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है, उसका शेप कैसा है, उसका बना हुआ कैसा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, कौन सी चीज किधर लगाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। जैसे हमारा इंसान का स्ट्रक्चर है कि सर हमेशा ऊपर ही होगा, पाँव हमेशा नीचे होंगे, ये स्ट्रक्चर है। अब आप कोई भी इंसान देखोगे जो नॉर्मल इंसान है, अल्लाह करे, वो कोई भी आप इंसान देखोगे उसका सर आपका ऊपर है, पाँव उसके नीचे हैं, हाथ अपनी जगह पर हैं। ये स्ट्रक्चर है। हर इंसान का स्ट्रक्चर जो है वो मोस्टली एक ही जैसा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बराबर में पढ़ते हैं। फिर तीसरा प्रॉपर्टीज, कि ये क्या क्या कर सकता है, किन चीजों के साथ ये रिएक्शन कर सकता है, किन चीजों के साथ नहीं करता। हाइड्रोजन का एटम, ठीक है, आपने हाइड्रोजन का नाम सुना होगा। हाइड्रोजन का एटम बेटा कार्बन के एटम से अलग क्यों होता है, अलग तो होता है, ये तो मैंने बता दिया क्यों होता है। कार्बन का एटम नाइट्रोजन से अलग क्यों होता है, नाइट्रोजन का एटम ऑक्सीजन से अलग क्यों होता है। चलो एक और नाम लिख देता हूं मैं, ऑक्सीजन तो गैस है ना जो हम
इनटेक भी करते हैं, इसके बिना तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। तो ये इससे क्यों करता है, ये सब कुछ बेटा हम कहाँ डिस्कस करते हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज में, फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं, क्लास लंबी हो जाएगी तो फिर मसला हो जाएगा, अभी तो हमारे पास बहुत सारी पढ़ी हैं, ठीक है। फिर एक आती है जी ऑप्टिक्स, चश्मा पहना, माइक्रोस्कोप देखिए, ये सब कुछ हम कहाँ पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। चलो एक बार पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स स्टडीज द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लाइट की स्टडी करते हैं, ठीक है। किस चीज की स्टडी हो रही होती है बच्चा जी, लाइट की स्टडी हो रही होती है, ठीक है। यानी मैं सिंपल आपको यहां पे लिख देता हूं कि किस चीज की स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स मींस, सादे से लफ्जों में यहां लिखते हैं हम, स्टडी ऑफ लाइट। ये छोटे छोटे बेटा जो पॉइंट लिख रहा हूं ये आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, वो रट्टे के लिए नहीं, याद करने के लिए नहीं। वो तो अच्छी सी डेफिनेशन हैं, आपको नोट्स भी मिले होंगे, मैं भी अपने नोट्स आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप जो है वो ले लीजिएगा। और कोई पैसे वैसे नहीं लेने मैंने आपके नोट से, बस ये है कि मैं आपको 1-2 दिन में कॉल कर दूंगा, तब अनाउंस कर दूंगा, तो फर्स्ट चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे। स्टडी ऑफ लाइट एक। दूसरा आगे पढ़ें, क्या कहता है कि किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं ये मैं आपको समझाऊं ना, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आपके पास आ जाए बेटा, माइक्रोस्कोप आपने देखी, ठीक है। लेंस आपने सुना है, लेंस, ग्लास, ठीक है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही तो हैं सारे, आपने नाम सुने होंगे इनके। इनकी मदद से हम किस चीज की स्टडी कर रहे होते हैं बेटा, लाइट की स्टडी कर रहे होते हैं। सो इट मींस टू से दैट स्टडी ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इट इज ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक और ब्रांच भी है, और वो हमारे पास क्या है, इट्स साउंड। साउंड इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। एक, अच्छा मैं अंडरलाइन करता हूं चीजों को। नंबर एक आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, प्रोडक्शन, ठीक है। तो एक तो ये आपको लिख दो, प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ साउंड, ठीक है। यानी एक बात यहां पे हम लिखते हैं साउंड। साउंड में 3 चीजें पढ़ते हैं, या याद रखना, प्रोडक्शन, चाहो आगे लिख लो पीछे लिख लो कोई बात नहीं, प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक और बात आ गई, ठीक है, एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। अब मैं तीनों चीजें समझाने जा रहा हूं, आपने समझना है और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, कभी सोचा आपने, नहीं सोचा, तो ये अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि साउंड की ब्रांच में हम यही तो पढ़ते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है। देखो हम जब बात करते हैं ना बेटा, तो इस जगह से आप जितना भी बोलते रहेंगे और यहाँ पे हाथ रखें और यहाँ पे हाथ रख के कंटिन्यूसली आप बोलना शुरू करें। इस वक्त भी जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरा गला यहाँ से वाइब्रेट कर रहा है और मेरे पूरे हाथ को फील हो रहा है। और ये शायद आपने किसी ने प्रैक्टिस की हो, शायद किसी ने ना की हो, अगर नहीं की तो अब भी करके देखो, वीडियो पॉज कर लो और पॉज करके देखो कि आप जब भी बात करोगे तो आपका जो गला है वो यहाँ से वाइब्रेट करेगा। ये क्यों वाइब्रेट करता है, किस लिए होता है, और इसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, कैसे होता है, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, क्या स्टोरीज हैं, क्या साउंड आया, कैसे कैसे बना। ये तो नेचर में तो नहीं है ना, इसकी कोई एप्लीकेशन होगी। इसी को हम क्या कहते हैं कि हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं। अच्छा, फिर एक स्पीकर है, उसके अंदर एक छोटी सी चीज लगा देते हैं, तार लगा देते हैं और मोबाइल के साथ उसे जोड़ देते हैं, लेकिन इतने बड़े स्पीकर में आवाज कैसे आ जाती है, और वो बोलता भी है स्पीकर, यानी जो मोबाइल से आवाज जाएगी वो वही बोलता रहेगा, चाहे गाना लगा दें, चाहे नात लगा दें, चाहे कोई स्पीच लगा दें, कुछ भी लगा दें, वो वैसा ही बोलेगा। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, किस तरह साउंड प्रोड्यूस होता है, ये सब कुछ बेटा हम कहाँ पढ़ रहे होते हैं, साउंड में। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज में मैं बताऊं, किसी की आवाज मोटी है, किसी की आवाज पतली है, ट्रक का साउंड अलग है, बाइक का साउंड अलग है, ट्रेन का साउंड अलग है, अच्छा हॉर्न का भी साउंड अलग है, बाइक के हॉर्न का साउंड अलग है, गाड़ी के साउंड हॉर्न का साउंड अलग है, कार के साउंड अलग है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग चीजें हैं। ये सब कुछ हम कहाँ पढ़ रहे होते हैं,
साउंड की ब्रांच में, ठीक है। क्यों अलग है, किस लिए अलग है? अगर आप देखो तो फीमेल्स यानी लड़कियों का जो आवाज़ है वो बारीक होती है, लेकिन जो मेल्स हैं यानी लड़के हैं उनकी आवाज़ जो है वो भारी होती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी कोई प्रॉपर्टी होगी, तो वो भी हम कहाँ पढ़ेंगे? साउंड में पढ़ेंगे। आगे अब चलें, आगे हमारे पास बेटा क्या है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से मुराद मोटी आवाज़ कहाँ यूज़ होती है, पतली आवाज़ कहाँ यूज़ होती है, मिसाल के तौर पे गिटार वाली आवाज़ कहाँ यूज़ होती है, ट्रक के लिए आवाज़ जो हो कहाँ यूज़ होगी, ट्रेन का इतना बड़ा हॉर्न है वो कहाँ? ट्रेन में यूज़ होगा। ये सब इसके क्या है? एप्लीकेशंस हैं। और इसे हम पढ़ने के लिए कहाँ पढ़ते हैं? हम साउंड में पढ़ते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, अब एक और बात आ गई, अब हमारे पास आ गई न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। अब न्यूक्लियर फिजिक्स क्या चीज़ है, इस पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं किसको? न्यूक्लियर फिजिक्स को। पहले मैं लिख लूँ, एक सेकेंड। हाँ, ओके। न्यूक्लियर फिजिक्स डील विद कॉन्स्टिट्यूंट्स, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर। सबसे पहले मैं आपको न्यूक्लियस का थोड़ा सा बता दूं, आखिर ये न्यूक्लियस क्या होता है, तो फिर पता लगेगा ना कि क्या क्या पढ़ेंगे। देखो बेटा, आपने एटम की पिक्चर कहीं फिगर बनी हुई देखी होगी, कोई इस तरह बना होता है एटम, और इसके, अब ये हो गया एटम, ठीक है। इस एटम के अंदर ये जो अंदर का हिस्सा है ना बेटा, ये अंदर का हिस्सा, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और हर एटम के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक हो गया। अब सवाल आ गया कि सर ये अलग क्यों है? ये अलग है जिस तरह अब न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस कैसा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, सही है। किस चीज को पढ़ेंगे हम? न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये सब कुछ कहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं? न्यूक्लियस में। तो फिर एक सवाल आपके जहन में आएगा, सर वो आपने तो एटम तो पढ़ा दिया, तो एटम के अंदर ही तो है न्यूक्लियस, तो फिर वो एटॉमिक फिजिक्स में आ जाना चाहिए था। देखो मैं आपको एग्जांपल दूं, डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब एक होता है जनरल डॉक्टर, जिसको छोटा मोटा बुखार आता है वो इंजेक्शन ठोक देता है, सही हो जाता है। लेकिन अगर किसी का आंखों का मसला होगा तो वो आई स्पेशलिस्ट के पास जाता है। कान का मसला होगा तो वो फिर ईएनटी के पास जाएगा। हार्ट का मसला होगा तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का हड्डी का मसला होगा तो वो ऑर्थो के पास जाएगा। उनके क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर चीज की एक स्पेशल और स्पेसिफिक स्टडी है। इसी तरह एटम की पूरे की स्टडी अलग है, न्यूक्लियस की स्टडी अलग है। सो इसलिए हम इसमें क्या डिस्कस करते हैं? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब वो किस तरह इंटरेक्ट करता है, क्या रिलेशन है उसका एटम के साथ, ये सब कुछ कहाँ पढ़ा जाएगा? न्यूक्लियर फिजिक्स में। ओके हो गई। एक बात और आ जाती है, आगे क्या है बेटा जी? आगे है जी पार्टिकल फिजिक्स। ले भाई, एक और चीज आ गई। अब पार्टिकल में आपने दो तीन चीजें तो पढ़ी होंगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको जहन में आए। पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स में बेटा कुछ चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। एक चीज मैं आपको पार्टिकल्स के नाम भी बता दूं ताकि, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, प्रोटॉन एक पार्टिकल है, न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है, फोटॉन, शायद नाम ना सुना हो, फोटॉन, लाइट के अंदर जो लाइट है ना, वो लाइट में फोटॉन होता है, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये भी एक पार्टिकल है। अब ये सब पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मैटर, रेडिएशन, लाइट रेडिएट होती है, एंड इंटरेक्शन, ठीक है, लाइट भी रेडिएशन होती है। तो इसका मतलब हम जब पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कि जब कोई लाइट रेडिएट होकर निकलती है तो उसमें कौन से पार्टिकल्स हैं, उसकी एनर्जी क्या है, सब कुछ कहाँ पढ़ते हैं? पार्टिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। यहां तक बात समझ आ गई? ओके, अब आ जाते हैं एस्ट्रो पर। एस्ट्रो बेटा क्या है? एस्ट्रो की बारे में आ जाते हैं। ओके जी, एस्ट्रो, एक सेकेंड, हाँ, एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक हो गया। एस्ट्रोफिजिक्स बड़ी जबरदस्त सी चीज है, अगर आपको समझाऊं तो समझ आ जाएगा। कैलेस्ट्रल बॉडीज विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स नॉन एज एस्ट्रोफिजिक्स। सादे शब्दों में बताऊं कि कैलेस्ट्रल बॉडीज वो बॉडीज जो कि जमीन के अलावा हैं, ठीक है, जिसमें हम अपने कह सकते हैं कि हम कहते हैं ना कि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो प्लैनेट्स की स्टडी, स्टार्स की स्टडी और मून की स्टडी, ठीक है। जिस तरह अभी आपको आप अभी अभी करंट वीडियो आपके पास मौजूद है कि अभी आपने सुना होगा कि करंट मार्केट में चल रही है कि जो इंडिया है उसका एक स्पेस क्राफ्ट जो है वो ऊपर गया है और चांद पे जाके उसने जो है वो लैंड किया है, यानी यहाँ से वो
उड़कर चांद पर पहुंचा है और वहां पे जाके उसने लैंड किया है, उसका नाम चंद्रयान। आप सब ने लोगों ने सुन लिया होगा, ठीक है। टिकटॉक्स भी आ गई हैं, मीम्स भी आ गई हैं, वीडियोस अच्छी वाली भी आ गई हैं, मजाक भी बन गया है, सब ने सुना होगा। अब ये जो बॉडीज हैं, ये जो चांद पे गए हैं, ये सब कुछ स्टडीज, ये सारा एस्ट्रो के अंदर काउंट होता है। वहां क्या है, किस तरह के प्लैनेट्स होते हैं, जमीन का प्लैनेट तो हमें पता है, बाकी प्लैनेट्स कैसे हैं, वहां पे पानी है, वहां गैस है, वहां चीजें हैं, कितने स्टार्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास 9 प्लैनेट्स मौजूद हैं, कोई कभी 8 कह देते हैं, कभी 9 कह देते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास एक मून है, कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास एक से ज्यादा मून है। तो फिर उनके बारे में क्या ख्याल है, वो सब कुछ हम कहाँ पढ़ रहे होते हैं, इसी चीज में पढ़ते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ओके, आगे चलते हैं। 2 ब्रांचेस रह गई हैं बेटा। मुझे लगता है कि मेरी वीडियो जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट कोई नहीं, अब आप थोड़ा थोड़ा करके सुन लेना, लेकिन सुनना तो पड़ेगा ना। आ जाते हैं प्लाज्मा फिजिक्स पे। हाँ जी, प्लाज्मा फिजिक्स, आयोनाइज स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज नोन एज आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर। मैटर जब आयोनाइज हो जाता है, हाईली आयोनाइज, मैं इसमें यहाँ एक लफ्ज लिख देता हूं, अगर आप यहाँ से ना डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिखना हाईली आयोनाइज स्टेट्स ऑफ मैटर, उसे हम क्या कह रहे होते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स। अच्छा, एक भी चीज और बताऊं आपको, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है। प्लाज्मा जो है ये कौन सा, फोर्थ स्टेट। हमने 3 स्टेट पढ़ी है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब चौथे का नाम याद करो, प्लाज्मा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। फर्स्ट स्टेट सॉलिड, सेकंड स्टेट लिक्विड, थर्ड स्टेट गैस, चौथी स्टेट प्लाज्मा। तो उसकी स्टडी को हम क्या कह रहे होते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स कह रहे होते हैं। आखिरी रह गई जियोफिजिक्स, ठीक है जी। अब जियो फिजिक्स क्या है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जियो फिजिक्स बेटा, आपके पास सिंपल से वर्ड्स में बता दूं कि जियो फिजिक्स हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ की स्टडी जो करनी है वो हमने कहाँ करनी है, जियो फिजिक्स में करनी है। इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, किसका, अर्थ का। मैं अब आपको एग्जांपल बताऊं तो देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि जमीन के अंदर क्या है, कहाँ मिनरल्स हैं, कहाँ पानी है, कहाँ गैस है। जैसे हमें पता है कि वाटर भी ज़मीन से निकलता है, ठीक है। हमें पता है कि पेट्रोल भी ज़मीन से निकलता है। हमें पता है कि कोल भी ज़मीन से निकलता है। हमें यह भी पता है कि गैस भी ज़मीन से निकलती है। हमें यह भी पता है मिनरल्स भी ज़मीन से निकलते हैं। हमें यह भी पता है कि डायमंड भी ज़मीन से निकलता है। ये सब कुछ कैसे, कहाँ कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ कौन डिस्कस कर रहा होता है, जियोफिजिक्स में। स्टार्टिंग में पहले तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। तो स्टार्टिंग फिर यहाँ से होती है एंड देन फिर आगे चलती रहती है। तो ये क्या हो गई हमारे पास ब्रांचेस, ब्रांचेस हमने डिस्कस कर ली बेटा। आई थिंक यहाँ तक तो बात हमारी क्लियर हो गई होगी। आई होप सो कि आपको बात समझ भी आ गई होगी, लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक सो कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कमेंट देना हो, अच्छा भी बुरा भी दोनों दे दिया करो, ताकि बुरा दोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ ये वाली चीज बुरी थी, मैं इसको सही कर लूँ। अच्छा दोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ मैं इस चीज को एक्टिव कर लूँ। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं, नेक्स्ट बात को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।